हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज 11th बिजनेस स्टडी में हम जो सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। एक व्यवसाय के अंगों के बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में देख लिया कि एक व्यवसाय के कौन कौन से अंग होते हैं, जिसमें हमने वाणिज्य, उद्योग, प्रत्यक्ष सेवाओं के बारे में देखा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं कि एक व्यवसाय को व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए किसी न किसी संगठन का रूप लेना होता है। अब वह किस रूप को धारण करे या किस रूप को अपनाए, ये उसकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि वो कौन सा बिजनेस करना चाहता है, कौन सा रूप अपनाना चाहता है, कौन से संगठन को अपनाना चाहता है। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्यावसायिक संगठन के अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें पहला है एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व, दूसरा होता है हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय, तीसरा होता है साझेदारी, और चौथा होता है सहकारी समितियाँ, और फिफ्थ नंबर का है कंपनी। ऐसे व्यावसायिक संगठन के 5 स्वरूप होते हैं, जिसमें हमने पहला वाला जो स्वरूप है एकल स्वामित्व या एकाकी व्यापार, या जिसको हम अंग्रेजी में बोले सोल ट्रेड, इसके बारे में हमने देख लिया था कि एकाकी व्यापार किसे कहते हैं। आज हम उसके नेक्स्ट वाला अगला जो हमारा स्वरूप है वो देखने वाले हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी उत्साह के साथ में दशहरा पर्व मनाएं, अपने अंदर की बुराइयों का अंत करें और अपने अंदर के जो राम है उसको जगाएं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम हमारे इस यूनिट में आगे का जो स्वरूप है वो हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट फैमिली, ये शब्द हमें भारत के अंदर ही सुनाई देता है। भारत के अलावा यदि किसी भी दूसरी कंट्री के बारे में हम सोचें तो वहाँ पर हमें संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं दिखाई देती। यहाँ तक कि यदि परिवार शब्द सुनाई देता है तो हमें हिंदुस्तान में ही सुनाई देता है, भारत में ही सुनाई देता है, भारतीय संस्कृति में ही दिखाई देता है, जहाँ पर एक परिवार के मुखिया के अंडर बहुत सारे परिवार रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो जिसके अंदर करीब 40-40 की संख्या, 50-50 की संख्या संयुक्त परिवार के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं और अपना भरण पोषण, पालन पोषण होता है, जिसका एक ही मुखिया होता है। तो इसी से रिलेटेड जॉइंट फैमिली जो है वो हमारे देश में ही मिलेगी। और पहले इस टाइप के व्यवसाय होते थे जिसमें पूरा जो परिवार है मिल करके कोई सा बिजनेस कर सकता था। तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा स्वरूप है जो केवल भारत में ही देखने को मिलता है। मतलब ये एक ऐसा स्वरूप है जो केवल और केवल हम कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वो हमें केवल भारत में ही मिलेगा। देश में यह रूप प्राचीनतम कहा जा सकता है। भाई आज तो स्थिति बदलती जा रही है कि जो हमारी जो जॉइंट फैमिलियाँ हैं वह बढ़ती जा रही, टुकड़ों में बढ़ती जा रही, हम दो हमारे दो, इस टाइप से होता जा रहा है। पहले प्राचीन समय में हमारे जो फैमिलियाँ होती थी वो होती थी जॉइंट होती थी, संयुक्त होती थी, जिसमें एक ही परिवार के अंदर 4 भाई, 4 भाइयों की पत्नियाँ, उनके बच्चे, दादा दादी, ऐसे बहुत सारा बड़ा परिवार होता था। ऐसा व्यवसाय हिंदू कानून के अंतर्गत चलाया जाता था। और ये जो व्यवसाय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके लिए एक हिंदुओं के लिए कानून बनाया गया था। इसमें भाग लेने वालों का जन्म जो संबंध है जन्म और स्थिति से बनता है कि इस व्यवसाय के सदस्य कौन होंगे। तो उस परिवार में जो बच्चा जन्म लेता था वो उसका सदस्य अपने आप बन जाता था। इसमें किसी प्रकार का समझौता या अनुबंध नहीं होता था। इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता था, कोई अनुबंध नहीं होता था। यह व्यवसाय परिवार के पास उत्तराधिकार कानून के द्वारा पिता, दादा या परदाता से वंशानुगत प्राप्त होता था। मतलब जो
दादा हैं, दादा से पिताजी को, पिताजी के बाद, इस प्रकार से वंशानुगत ये ट्रांसफ़र होता रहता था। तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का आशय क्या है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिस पर संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का स्वामित्व होता है। देखिए, आशय को याद करना बहुत आसान है। अब इसमें आधी लाइनें तो हमें उसका भूमिका बनाने में ही आ गई है कि संयुक्त हिंदू परिवार से अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिस पर संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का स्वामित्व होता है। मतलब यहाँ पर जो आशय है या अर्थ है, अर्थ यदि बोला जाए तो कितना सा है कि संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का स्वामित्व, मतलब जो संयुक्त हिंदू परिवार है उसके सदस्यों का स्वामित्व जिस व्यवसाय पर होता है उसे कहा जाता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। आगे भी दिया है, तथा वही इसका संचालन भी करते हैं। स्वामित्व उनका होता है और संचालन भी करते हैं। ऐसे व्यवसाय को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। वेरी सिंपल, हमें इसका आशय याद करने की ज़रूरत नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय से आशय एक ऐसे व्यवसाय से है जिस पर संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों का स्वामित्व होता है और वही इसका संचालन करते हैं। ये उसका आशय हो गया। एज इट इज़ ऐसा कैसा हमें लिखना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल जान लेते हैं क्या होता है संयुक्त हिंदू परिवार। देखिए, व्यवसाय का यह स्वरूप कानून के द्वारा शासित होता है, मतलब इसके ऊपर हिंदू कानून लागू होता है। फिर संयुक्त हिंदू परिवार में वे सभी सदस्य आते हैं जो कि एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। दूसरी बात आ गई, इसमें से ही विशेषताएं निकलती जा रही है कि ये जो व्यवसाय है ये कानून के द्वारा शासित होता है, इसके सदस्य एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। इस परिवार को सहभागिता तथा प्रत्येक हिस्सेदार को सहभागी कहते हैं। ऐसा जो परिवार होता है संयुक्त हिंदू परिवार उसे सहभागिता कहते हैं और उस सहभागिता के जो सदस्य होते हैं उन्हें बोला जाता है सहभागी, जो कि साथ में है। प्रत्येक सहभागी को पारिवारिक व्यवसाय में अपना हिस्सा जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। जिस भी बच्चे ने उस परिवार में जन्म लिया वह अपने आप उस हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। इसमें केवल पुरुष ही भागीदार हो सकते हैं, इसमें केवल पुरुष ही भागीदार हो सकते हैं। परंतु 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार पहले ऐसी व्यवस्था थी कि केवल पुरुष ही इसका सदस्य माना जाता था, लेकिन बाद में एक कानून बन गया हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 में। उसके अनुसार यदि पुरुष सहभागी की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी पुरुष नहीं है तो स्त्री सहभागी के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकती है। पुरुष की मृत्यु हो जाने के बाद उसका लड़का यदि उत्तराधिकारी नहीं है, पुरुष के रूप में उसका लड़का नहीं है, तो स्त्री को उसका उत्तराधिकारी मानकर उसका हिस्सा दिया जा सकता है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के बारे में अभी हमने देखा। चलिए आगे देखते हैं। इस व्यवसाय के स्वरूप को हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय भी कहा जाता है और ऐसे व्यवसाय का प्रबंध व संचालन परिवार के वरिष्ठ सदस्य ओल्डेस्ट मेंबर द्वारा किया जाता है और जिसे क्या कहा जाता है, कर्ता या मुखिया। ये प्रश्न कई बार आता है परीक्षाओं में कि हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो उसके मुखिया को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है या मुखिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं संयुक्त हिंदू परिवार के प्रकार। अब संयुक्त हिंदू परिवार जो है देश में पहले अलग अलग व्यवस्थाएं थी। एक व्यवस्था थी दया भाग प्रणाली और दूसरी प्रणाली थी मिताक्षरा प्रणाली। इस प्रणाली ये जो पश्चिम बंगाल तथा असम में लागू होती थी दया भाग, इसके कुछ नियम होते थे, और मिताक्षरा प्रणाली पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर के बाकी पूरे भारत में लागू होती थी। लेकिन 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बन जाने से ये दोनों का जो दूरी थी, ये दोनों के बीच की दूरी हट गई और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के जो नियम है वो पूरे देश में समान रूप से लागू कर दिए गए। ये दोनों को हटा दिया गया और 1956 में हिंदू उत्तराधिकार जो कानून बना वो कानून अब पूरे देश में लागू हो गया। ठीक है, चलिए
अब संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता की भूमिका क्या है? कर्ता मीन्स अभी हमने बताया था कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो संचालन है वह ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार का जो सबसे बुजुर्ग जो मेंबर होता है वह उसका कर्ता और मुखिया होता है। तो उसकी भूमिका क्या होती है? भूमिका मतलब वो क्या काम करता है, उसका क्या रोल होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाता है। मतलब उसका मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट कौन करता है? वरिष्ठ सदस्य करता है, जिसे हम कर्ता या मुखिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। व्यवसाय के संचालन के लिए कर्ता ही उत्तरदायी होता है। व्यवसाय का जो संचालन किया जा रहा है उसमें जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? कर्ता की है। उसका व्यवसाय पर पूर्ण अधिकार होता है, पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है। वह उसे चलाए या बंद कर दे, ये उसकी जिम्मेदारी है। कर्ता का व्यवसाय पर संपूर्ण नियंत्रण भी होता है तथा जो लाभ उसे होता है उसे वह अभिरक्षक के रूप में अपने पास रखता है, बांटता नहीं है। जितना भी लाभ होगा वो अपने पास में कस्टोडियन के रूप में वो उसका क्या होगा? संरक्षक होगा, अभिरक्षक होगा। वो अपने लाभ अपने पास में रखता है। उसका दायित्व उसके व्यवसाय में हिस्से तक ही सीमित नहीं होता, वरन व्यक्तिगत रूप से वह उत्तरदायी होता है। मतलब व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी का मतलब कि उसकी संपत्ति से भी, यदि उसने कहीं से पैसा लिया है तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी उसको भुगतान करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में उसका दायित्व असीमित होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस प्रकार से एक एकाधिकार व्यापार, एकल व्यापार में उस व्यापारी का दायित्व असीमित होता है, ऐसे यहाँ पर कर्ता का दायित्व भी असीमित होता है। इसके विपरीत संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के जो अन्य सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका है? इसमें अपने हिस्से तक ही उत्तरदायी होते हैं। जो सदस्य है उनका जितना हिस्सा है वो उतने ही जिम्मेदार होते हैं। अन्य सहभागी कर्ता के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मतलब जो व्यवसाय के अन्य सहभागी कर्ता के अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता के जितने अधिकार हैं उन अधिकारों में जो परिवार के अन्य सदस्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि कर्ता को यदि कोई डिसीजन लेने का अधिकार है, संचालन करने का अधिकार है, ये अधिकारों में सदस्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सलाह दे सकता है लेकिन वो अपना निर्णय लागू नहीं करवा सकता। उसके निर्णय के विरुद्ध आपत्ति नहीं कर सकते। कर्ता ने जो निर्णय ले लिया, जो डिसीजन ले लिया, उसके विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता। और यदि आवश्यक समझे या असंतुष्ट होने पर केवल पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की मांग अवश्य कर सकता है। और यदि वो संतुष्ट नहीं है उसके निर्णय से तो वो अपना हिस्सा लेकर के परिवार से अलग हो सकता है। तो ये एक मुखिया की जो भूमिका है वो हमने देखी कि संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया की क्या भूमिका होती है। ये हमेशा स्थायित्व की संभावना अत्यधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि दादा ने ये वंशानुगत आगे बढ़ता जाता है, इसलिए ये व्यवसाय कभी बंद नहीं होता, इसमें स्थायित्व बना रहता है। चलिए, तो ये हमने अभी भूमिका देख ली। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। ये परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला इसकी विशेषता क्या है कि जन्म से सदस्यता। इस परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है वो अपने आप इस हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। पहली विशेषता हो गई, जन्म से स्वतः प्राप्त हो जाती है उसे सदस्यता, उसे समझौता या अनुबंध करने की जरूरत नहीं पड़ती। पृथक विधान, पृथक विधान का मतलब कि इस व्यवसाय पर हिंदू कानून लागू होता है, ये अन्य अधिनियम लागू नहीं होते, इस पर हिंदू अधिनियम लागू होता है। प्रबंध में क्या है? ऐसे व्यवसाय का प्रबंध परिवार के मुखिया या कर्ता द्वारा किया जाता है। मतलब इसका मैनेजमेंट परिवार के मुखिया या कर्ता के द्वारा होता है। दायित्व, इस व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है। अभी हमने देखा कि कर्ता ही यहाँ सर्वा होता है, उसका दायित्व असीमित होता है। व्यवसाय के दायित्व का भुगतान करने हेतु उसको अपनी व्यक्तिगत जो संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति भी प्रयोग करना पड़ेगी। दायित्व का भुगतान करने के लिए वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति भी लगाना पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ, असीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि वो अपने व्यवसाय की संपत्ति तो देना पड़ सकती है दायित्व के भुगतान में, लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति भी भुगतान करना पड़ सकती है।
स्थायित्व, इस व्यवसाय में कर्ता की मृत्यु होने पर अगला वरिष्ठ सदस्य कर्ता बनकर व्यापार का प्रबंध और नियंत्रण करता है। तो इसलिए ये वंशानुगत चलने से इसमें स्थायित्व रहता है, दायित्व असीमित होता है, प्रबंध कर्ता के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर है पंजीकरण, इसका कहीं पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, एकल व्यापार की तरह ये भी जो कानूनों से मुक्त होता है। हिसाब किताब मांगने का अधिकार, परिवार के प्रत्येक सदस्य को व्यवसाय के हिसाब किताब मांगने का अधिकार नहीं होता। देखिए, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यों को परिवार के कर्ता से व्यवसाय का हिसाब किताब मांगने का अधिकार नहीं होता है। ये जो चीज़ है ये हमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि अन्य उसमें साझेदारी जब पढ़ेंगे तो उसमें वो अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें अधिकार नहीं होता है, ये देखना पड़ेगा। अनुबंध का अधिकार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की ओर से कर्ता के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को अनुबंध करने का अधिकार नहीं होता। कोई और सदस्य सौदा नहीं कर सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता, केवल कर्ता ही निर्णय लेगा। तो ये दो बातें जो है वो क्या है, निगेटिव में आ रही है कि हिसाब किताब मांगने का अधिकार नहीं है, अनुबंध करने का अधिकार नहीं है, और पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, स्थायित्व बना रहता है, असीमित दायित्व है, प्रबंध परिवार का मुखिया द्वारा किया जाता है, इसके लिए एक अलग से हिंदू कानून बना हुआ है, और जन्म से ही कोई बच्चा जन्म लेता है वो इसका सदस्य माना जाता है, अपने आप बन जाता है। चलिए, अब इसके गुण क्या है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के गुण देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहला इसका जो क्वालिटी है, इसका जो गुण है वो क्या है, प्रभावपूर्ण नियंत्रण। ऐसे व्यवसाय में कर्ता को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होता है, अतः अन्य सदस्य उसके निर्णय में दखल नहीं दे सकते, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इससे व्यवसाय के हित में तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं, इसका फ़ायदा मिलता है। प्रभावपूर्ण नियंत्रण किया जा सकता है कि जो परिवार का मुखिया तुरंत निर्णय ले सकता है। दूसरा इसका जो गुण है क्या है, अस्तित्व। इसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, मुखिया की मृत्यु होने के बाद जो वरिष्ठ सदस्य है वो उसका मुखिया बन जाता है। तीसरा है सहभागियों का सीमित दायित्व। इसमें असीमित दायित्व केवल कर्ता का होता है, बाकी जो अन्य सदस्य है वो केवल अपने हिस्से तक ही उनकी जिम्मेदारी होती है। चौथा, समर्पण और सहयोग। भाई ये एक परिवार की तरह होता है, और इसलिए इसमें जो प्रत्येक सदस्य है वह इसमें समर्पण और सहयोग की भावना से काम करता है, क्योंकि वह एक वट वृक्ष की तरह होता है, और इसलिए यहाँ पर जो परिवार का सदस्य हमेशा वह सहयोग और समर्पण से काम करता है। तो इसलिए इस व्यवसाय में समर्पण और सहयोग की भावना देखने को हमें मिलती है। वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त। जिस प्रकार से एकाकी व्यापार में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करना पड़ती, इसी प्रकार से हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय में भी किसी प्रकार की कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। गोपनीयता। भाई परिवार है तो परिवार में तो गोपनीयता बनी रहती है, एक परिवार के अंदर जितनी बातें होती है वो परिवार के अंदर ही रहती है, तो गोपनीयता रहती है। पुरानी ख्याति का लाभ। इस व्यवसाय में पुरानी ख्याति का लाभ इस व्यवसाय को मिलता है। पुरानी ख्याति मतलब कि जो दादा छोड़कर गए हैं वो पिताजी को मिलता है, पिताजी छोड़ कर जाएंगे वो पुत्र को मिलता है, मतलब ये इसमें ख्याति कंटिन्यू आगे चलती रहती है। तो ये इसके हमने कुछ गुण देखे, अच्छाइयाँ देखी। अब इसके हम कुछ क्या देखते हैं, दोष देखते हैं कि इसके कुछ दोष क्या हैं। देखिए, सबसे पहला इसका दोष आ रहा है सीमित साधन। भाई परिवार है, एक परिवार के पास कितना संसाधन होगा, कितने साधन होंगे, मतलब लिमिटेशन आ गई। दूसरा, कर्ता का असीमित दायित्व है। भाई कर्ता के पास असीमित दायित्व हो गए। कर्ता व्यवसाय के दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। व्यवसाय की देयताओं के भुगतान हेतु उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बेची जा सकती है, अतः वह निर्णय लेने में संकोच करता है। जो कर्ता का दायित्व असीमित है, इसलिए वह कभी भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेता, संकोच करता है, और कभी संकोच करने में व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये कर्ता का असीमित दायित्व। कर्ता का प्रभाव। कर्ता का व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है, अतः उसके अयोग्य होने पर या अन्य सदस्यों को ऐतराज होने पर व्यवसाय के समाप्त होने की संभावना रहती है। उसका पूर्ण नियंत्रण है, कोई अन्य सदस्य को मान्य नहीं, ऐतराज है उसको,
तो वो व्यवसाय समाप्त हो सकता है। सीमित प्रबंध कुशलता, भाई यहाँ पर मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में है। तो यदि कर्ता अयोग्य होगा, कुशल नहीं होगा, तो यहाँ पर उसके पास कितना मैनेजमेंट होगा, कितनी उसके पास दिमाग होगा, वो उसके पास जितना बुद्धि होगी, जितना मैनेजमेंट होगा, जितनी कुशलता होगी उतना ही उपयोग करेगा, मतलब सीमित है। क्षमता व योग्यता का अपूर्ण उपयोग, इस व्यवसाय में समस्त सदस्यों की क्षमता और योग्यता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। क्यों? संयुक्त परिवार में कर्ता एक वट वृक्ष की भांति होता है, जिसके संरक्षण में कोई वृक्ष पनप नहीं सकता है। ये एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो उसके नीचे यदि कोई से पेड़ है तो वो छोटे ही रहेंगे, वो बड़े नहीं हो सकते हैं। तो विकास की दृष्टि से व्यवस्था उचित नहीं है। कुशलता में बाधक, इस व्यवसाय में सदस्यों को समान सुविधाएं मिलने के कारण आलसी और अकुशल व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। जो कार्य कर रहा है वो खूब काम करता है, जो आलसी है क्यों? क्योंकि सभी को समान अधिकार मिल रहा है, जो सभी को समान हिस्सा मिल रहा है। ज़्यादा काम करने वाले को भी उतना ही मिल रहा है, कम काम करने वाले को भी उतना ही मिल रहा है। तो ये कुशलता में बाधक है। ये सत्ता का केंद्रीकरण, सारे पावर्स एक ही व्यक्ति के हाथ में है। सत्ता का केंद्रीकरण, तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ये हमने क्या देखे, इसके दोष देखे। तो ये वाला जो पॉइंट अभी हमने देखा, ये क्या है, हमारा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो इसके हमने कल हमने पहले स्वरूप को पढ़ा था, एकल स्वामित्व। आज हमने इसके दूसरे स्वरूप को पढ़ा, कौन सा? हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय। कल हम इसका नेक्स्ट स्वरूप देखेंगे, कौन सा है? पार्टनरशिप। कल अब देखिए, कल हम मिलेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर हम अगले दिन आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है? तो आप जितने भी लोग मेरे वीडियो देखें, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बताएं, उनको शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने को कहें, ताकि ये इस समय हम जिस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कोर्स हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप लोगों को जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उसी माध्यम की पढ़ाई आपको घर बैठे मिलने वाली है। जिस प्रकार से हम स्कूल में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं उसी टाइप से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी जो बुक्स है, जिस प्रकार से हम बुक्स में विश्लेषण करके पढ़ते हैं, उसमें पुस्तक में पूरा चैप्टर पढ़ के हम समझते हैं, वैसे ही उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों से नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ, आपको IMP क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो हमारा जो पढ़ाई का जो स्कूल में जिस तरीके की हमारी पढ़ाई छूट रही थी, उस पढ़ाई को मैं आपको यहाँ पर घर बैठे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए इसमें आप सभी की मुझे बहुत मदद चाहिए। इसलिए आप सभी, जितने भी आपके फ्रेंड्स आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, चाहे किसी दूसरी स्कूल के हो, कहीं पर भी हो, उन सभी के साथ आप शेयर करें और उनको बताएं कि आप इस माध्यम से पढ़ सकते हैं, पूरा कोर्स आप कर सकते हैं। आपको अन्य कहीं भी अच्छी जानकारी मिल रही होगी, लेकिन आपको केवल इम्पॉर्टेंट नोट्स मिल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से विस्तृत बता रहा हूँ। इसके अलावा भी आपको यदि कहीं कोई क्यूरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे उसमें कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उस सवालों के जवाब भी दूंगा। साथ में इसके बाद मैं IMP क्वेश्चन भी बताऊंगा। जैसे हमारे मान लो परीक्षा का कुछ शेड्यूल आता है, तो उसी समय से मैं आप लोगों को साथ में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, परीक्षा की किस प्रकार से तैयारी करना है, किस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, कितनी यूनिट्स रहेगी, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो अभी क्या है, हम 11th क्लास में हैं और 11th क्लास का जो कोर्स है ये बहुत बेसिक कोर्स होता है, इसमें हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए, बिजनेस स्टडी में यदि हम व्यवसाय को समझने जाएंगे तो व्यवसाय में वाणिज्य, उद्योग, प्रत्यक्ष सेवाएं, इसमें क्या छोड़ोगे? इसके बाद में यदि हम व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को देखने जाएंगे तो इसमें आप कौन से स्वरूप को छोड़ोगे? यदि कोई सा भी आपने छोड़ दिया तो वो आप डबल से नहीं पढ़ पाओगे उसको। क्यों? क्योंकि आगे कॉलेज में जाने के बाद तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। ये जो चीज़ आज छोटी है, ये क्या आपको फ्यूचर में आप मान लो CA करोगे, CS करोगे, या कॉलेज में जाओगे, या किसी भी लाइन में, कॉमर्स के लाइन में जाओगे, तो इससे रिलेटेड जो यूनिट आप छोड़ोगे वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आने वाले हैं, तो इसको कब पढ़ोगे? तो ये अच्छा मौका है, हमारे घर पर हैं हम जैसा चाहे जब चाहे आप ऑनलाइन नहीं मेरे से जुड़ सकते हैं, तो ये वीडियो के माध्यम से आप कभी भी इन वीडियो को देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वीडियो यूनिट बाय यूनिट मिल जाएंगे। तो आप इन वीडियो को खूब देखें,
समझे। जो नहीं समझ में आए वो कमेंट्स करके पूछिए कि मुझे ये समझ में नहीं, आप समझा दीजिए, मैं कोशिश करूँगा पूरी उसको समझाने की। ठीक है, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।